बजट 2023-2024 आ चुका है। कल ये बजट पेश किया गया। आज इस बजट के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये बजट वैसे सभी लोगों को देखना चाहिए, जितना भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी लोगों के काम की बातें इसमें होती हैं। लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं की, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, उनके लिए तो ये संजीवनी बूटी की तरह से होता है। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं इस बजट की मुख्य बातें। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है और अंकुर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये निर्मला सीतारमण जी हैं और ये बजट 2023-24 इन्होंने पेश किया है। तो बजट क्या होता है, बजट क्या, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्या हैं, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जो लोग इस चैनल से बहुत समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं इस बात को। जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं दो बातें बोलूंगा। एक बात तो ये कि अगर वो वीडियो देखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और यहां भी मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं कि बजट एक्चुअली होता क्या है। तो बजट कुछ नहीं है, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है। बजट एक ऐसा एक एक समझिए कि एक सरकार एक कागज लेती है, उस कागज पर लिखती है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मींस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मेरे ख्याल से शायद आप जानते हैं इस बात को कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है फ्रॉम 1 अप्रैल। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरा एक कलर का पेन ले लेता हूं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो भी कमाई करेगी और जो भी खर्चा करेगी उसका एक पेपर पे लेकर उन्होंने लिखा है कि चलिए भाई, इतना हम कमाई करेंगे, इतना टैक्स से कमाएंगे, टैक्स में भी इतना इनकम टैक्स से कमाएंगे, इतना कॉर्पोरेट टैक्स से, इतना इतना यहाँ से, इतना वहां से, इतना वहां से, इतना दूसरे देशों को उधार दिया था वापस मिल जाएगा, इतना ये मिल जाएगा, इतना ये मिल जाएगा। पूरा पेपर पे लिखा और फिर उन्होंने देखा अच्छा तो हम टोटल इतना कमा लेंगे। फिर उसके बाद वो खर्चा लिखेंगे, हम इतना खर्चा यहाँ करेंगे, इतना खर्चा यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ, उस तरह से एक पेपर पे लिखते हैं। जैसे कि आपके पापा या आपकी मम्मी इसको महीने का बजट बनाते हैं, वैसे ही सरकार एक बजट बनाती है जो पूरे साल का बजट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, बजट नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 112 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल है 112, जरूर याद रखें आप इस बात को। और इसके अंदर बजट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें एक्चुअली दो चीजें होती हैं। इसमें एक तो ये होता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग होती है। तो पहली चीज इसमें ये होगी कि 2023-24, 23-24 में क्यों लिख रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की कहानी इसमें होगी। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार प्लानिंग दे रही है कि इतना कमाएंगे, इतना खर्चा करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में हम लोग। बजट को पेश करने से एक दिन पहले सरकार एक चीज और पेश करती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, लास्ट बजट में क्या परफॉर्मेंस रही, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो इकोनॉमी का पूरा एक दर्पण होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है यानी कल, और परसों यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। अभी मैंने उसको पूरी तरह स्टडी नहीं किया है, कुछ दिन में स्टडी करके आपके सामने उसको पेश करूंगा। बट बजट जो कल आया है उसकी मुख्य बातें मुझे लगा आपसे डिस्कशन कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए ये वीडियो पेश किया गया है। ठीक है जी। तो बजट का क्या नाम है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन बनाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है इसको। याद रखिएगा, कौन बनाता है बजट को, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। और वित्त मंत्री इसको संसद में पेश करता है। क्यों पेश करता है, संसद में पेश करने की जरूरत क्या है, तो अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 266 में लिखा है कि सरकार को कोई भी पैसा खर्चा करना है या जमा करना है इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है। इसलिए पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट से पास होगा और उसके बाद खर्चे शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 अप्रैल से पहले इसको पास करा लेना जरूरी है, तभी अगले साल के खर्चे किए जाएंगे। ठीक है जी। तो अगले साल में क्या क्या प्रोविजंस होने वाले हैं उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। बड़ी सारी योजनाएं हैं, बट मेरे ख्याल से योजनाओं का डिस्कशन करने से पहले कुछ डेटास को हमको समझना जरूरी है। बजट कैसा दिखता है, तो इसके लिए मैंने एक ये पुराना पिक्चर डाल रखा है जो मेरे बजट के वीडियो से ही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि बजट होता क्या है। बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में वो पार्ट मान के चलिए जहां पर कि शॉर्ट टर्म के खर्चे और शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस आते हैं, कमाइयाँ आती हैं। कैपिटल पार्ट में लॉन्ग टर्म,
जैसे मान लीजिए सरकार ने एक हॉस्पिटल बनाया, तो वो कहाँ लिखेंगे? वो कैपिटल पार्ट में लिखेंगे। रोड बनाई, पुल बनाया, यहाँ लिखेंगे। सरकार ने कोविड के टीकाकरण कर दिया, यहाँ पैसा खर्च हो गया, उसी साल खर्च हो गया, अगले आगे कुछ नहीं होने वाला उसमें। सरकार ने सब्सिडी दे दी, किसानों को 6,000 रुपये 8,000 रुपये साल का दे दिया, वो सब पैसा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, ये डिफरेंस आप याद रखें। तो क्या होता है, हल्का सा एक बार समझिए। रेवेन्यू पार्ट में रिसिप्ट, रेवेन्यू पार्ट में रिसिप्ट आप देख रहे हैं, कहां कहां से पैसा कमाया जाता है रेवेन्यू पार्ट में। तो देखिए, टैक्स से कमाया जाता है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगेन अब उस डिटेल में हम जाएंगे तो फिर 2 घंटे खाली ये सब समझने के लिए लगेगा, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं इसके लिए अलग वीडियो है, तो वो आप अलग तरह से जाके देखिएगा। उसके अलावा नॉन टैक्स में क्या होता है? सर्विस, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ग्रांट रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू से क्या क्या एक्सपेंडिचर हुआ? इंटरेस्ट पेड। अब देखो थोड़ा सा 2-3 बातें समझ लो आप। देखो टैक्स तो आप समझ गए क्या होता है। नॉन टैक्स में क्या आता है? नॉन टैक्स में सरकार जो ऐसा पैसा कमा रही है जो टैक्स के अलावा कमा रही है। तो सरकार की कंपनियां पैसा कमा रही है, एलआईसी ने पैसा कमाया, ओएनजीसी ने पैसा कमाया, कोल इंडिया ने पैसा कमाया, तो ये पैसा सरकार सब यहाँ लिख रही है कि भाई ये हमारी कमाई होगी ना इस साल। इसके अलावा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या आएगा? जो हमने लोन दिया हुआ है दूसरे देशों को, नेपाल भूटान जैसे लोगों को, वहां से पैसा वापस आता है, जो इंटरेस्ट आता है वो यहां लिखते हैं। ग्रांट रिसीव्ड, ग्रांट तो ऐसा पैसा है जो वापस नहीं करना हमको, तो वो भी पैसा आया ना, रिसिप्ट हुआ, उसको यहां लिख लिया। अब इसमें खर्चा क्या होता है? देखिए खर्चा एक बहुत बड़ा खर्चा है, इंटरेस्ट पेड। बहुत सारे सालों से हम लगातार लोन लेते चले आते हैं, बहुत सारा लोन हमने लिया है, हमारी पुरानी सरकारों ने लिया है, तो इंटरेस्ट पेड यहां आता है। उस पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं, लेट मी टेल यू, कुछ 10 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इस साल हम देने वाले हैं। कितना देने वाले हैं? 10 लाख करोड़। जितना खर्चा सरकार करेगी इस बार, सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है इंटरेस्ट पेमेंट में। तो आई होप आपको मैं शुरुआत कर दी समझाने की कि एक्चुअली चीजें बहुत अच्छी है नहीं। सब्सिडीज, सब्सिडीज में बहुत सारा पैसा सरकार का खर्च होता है, सब्सिडी आई होप आप समझते हैं। डिफेंस में, सैलरी पेंशन में, ग्रांट गिवन टू द स्टेट, ये भी समझिए क्या होता है। ग्रांट गिवन टू द स्टेट क्या होता है कि सरकार के पास जो पैसा आता है टैक्सेस का, उसमें से बहुत सारा पैसा वो स्टेट को दे देते हैं। तो जो स्टेट्स को दे दिया वो ग्रांट गिवन टू दी स्टेट्स हो गया। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर दिया जाता है, और भी कई सारा पैसा दिया जाता है वो, और उस पैसे को जो राज्यों को दिया जा रहा है वो खर्चों में दिखाया जा रहा है, ये भी समझिए आप। कैपिटल पार्ट में क्या आता है? कैपिटल पार्ट में जो लॉन्ग टर्म का पैसा आएगा और जाएगा, और ये जनरली ये पैसा, मेनली ये पैसा लोन से आता है। तो उसके रिसिप्ट में देखिए 2 कंपोनेंट हैं, डेट और नॉन डेट, यानी लोन वाला और बिना लोन वाला। डेट में 2 कंपोनेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो अंदर के लोगों से पैसा लिया, इंडिया के लोगों से पैसा लिया। एक्सटर्नल मींस जो बाहर के लोगों से पैसा लिया, विदेशों से जो पैसा हमने उधार लिया। एक्सपेंडिचर में खाली एक ही चीज है, अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, अब सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने फिर से बोल रहा हूं कि वो चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे ट्रेन चलाना है, ट्रेन की लाइन बिछा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है जी, ओके। तो अब मुख्य बातों पर चलते हैं, इस बजट में क्या है। तो देखिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं आगे चल के कि मैं किस तरफ इंडिकेट आपको करना चाह रहा हूं। अभी हम चलेंगे और हम इस डेटा की बात करने वाले हैं, और यही डेटा ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस डेटा से आते हैं, तो इस डेटा को रटना नहीं है, थोड़ा समझ लीजिए। तो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। डेटा क्या है? एक है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, एक है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। और ये सब क्या होते हैं, लेट अस सी। थोड़ा समझते हैं इसको, इसी फिगर पर समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट मींस रेवेन्यू में जितना पैसा कमाया और रेवेन्यू में जितना खर्चा कर दिया, अगर ये खर्चा कमाई से ज्यादा है तो हम डेफिसिट में हैं। भाई खर्चा अगर ज्यादा है, कमाई कम है, तो फिर तो घाटा हो रहा है ना, तो हम डेफिसिट में हैं। तो एक्चुअली इंडिया में हम डेफिसिट में रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमने 100 रुपए कमाया और यहां खर्चा हमने कर दिया 140 रुपए का, तो घाटा हुआ कि नहीं? तो बस ये 40 रुपए जो है ये रेवेन्यू डेफिसिट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो क्या होता है? इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट
माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, इनका डिफरेंस। तो अभी इस केस में कितना आ गया? -40 आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी 40 रुपए काफी होता है, सरकार के ऊपर प्रेशर होता है कि सर ये जो 40 रुपए का इतना सारा घाटा आप कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं सर? इतना घाटा, इतना लॉस क्यों दिखा रहे हैं? सरकार ये कहती है भाई देखिए, आपको लॉस दिख रहा है, इतना लॉस है नहीं, आप समझिए। ये वाला जो कॉलम, ये देखिए, ग्रांट गिवन टू द स्टेट्स, राज्यों को जो पैसा दिया। अब यहां पर तो आप मेरे खर्चे में दिख रहे हैं उसको, लेकिन वो पैसा तो मैंने खर्चा थोड़ी किया है, वो तो मेरे पास पैसा आया, मैंने स्टेट्स को दे दिया है, खर्चा थोड़ी है मेरा, खर्चे में दिख रहा है। तो इस वाले पैसे को मेरे डेफिसिट में से माइनस कीजिए आप, है ना? ये मेरा खर्चा है, ये मेरा खर्चा थोड़ी है, ये तो डेफिसिट में माइनस कीजिए आप इसको। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये जो पैसा है, इसको डेफिसिट में माइनस किया तो एक नया डेफिसिट निकल कर आता है, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा माइनस कर दो जो स्टेट्स को दिया है एज अ ग्रांट, जो मैंने अपने खर्चे में दिखा दिया है। तो मान लेते हैं इस केस में, अगर एग्जांपल हम लेके, साधारण एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इस केस में मान लीजिए कि 20 रुपए स्टेट्स को दे दिया था, तो मैंने खर्चा 140 रुपए दिखा रहा है, उसमें 20 रुपए स्टेट को दे दिया है, तो एक्चुअली मेरा खर्चा तो 120 रुपए ही है ना। तो एक्चुअली ये मुझे क्या करना है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो एक निकल कर आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट गिवन टू द स्टेट, ग्रांट गिवन टू द स्टेट्स, स्टेट्स को जो ग्रांट के रूप में मैंने पैसा दिया है। am I क्लियर? तो इस केस में देखो कितना आ रहा है, ये मान लीजिए 140, ये 40 आ रहा था रेवेन्यू डेफिसिट, और 20 माइनस कर दिया, तो इसमें से आएगा 20। गेटिंग माय पॉइंट? अभी एग्जांपल समझेंगे और समझ में आएगा आप लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। देखिए, एक्चुअली जब हम टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर को काउंट करें, तो जैसे मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं कि यहां पर खर्चा हो गया, मान लीजिए 80 रुपए का खर्चा यहां पे है, और यहां पर 50 रुपीज की इनकम हो रही है। तो आप देखिए टोटल इनकम कितनी हुई, 100 और 150 हो गई, 50 यहां से रिसिप्ट आया, 100 यहां से रिसिप्ट आया। खर्चा कितना हुआ? 140 यहां और 80 यहां, तो 8 और 4 12, यानी 220 रुपए का खर्चा हुआ। यार देखो, 220 रुपए का खर्चा हो रहा है, इनकम कितनी हो रही है? 150 रुपए की। तो 70 रुपए जो हैं वो कहां से आएंगे? तो सरकार क्या करती है, ये जो डेट वाला पोर्शन है इसमें 70 रुपीज बढ़ा देती है। तो यहां 50 नहीं दिखाती, यहां क्या करती है वो, 50 + 70 = 120, और ये कह देती है कि ये जो डेट है 70 रुपीज हम लोग कर्जा ले लेंगे। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है? 100, 120, 220 हो गया। इनकम कितनी हुई? 220। 140 एंड 80, इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 220। लेकिन एक्सपेंडिचर को करने के लिए हमने 70 रुपए उधार लिए हैं। तो मैंने एक ऐसा घर चलाता हूं जिसमें कि मेरा खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, तो मैं क्या करता हूं, पड़ोसी से उधार ले लेता हूं हर महीने, और हर महीने उधार लेकर के अपने अपने खर्चे चला रहा हूं, और खर्चों में फिर वो इंटरेस्ट और ब्याज और वो सब चीजें जोड़ता रहता हूं। ये तो गलत है ना। मुझे दिख रहा है कि बजट में जितना आया उतना गया, लेकिन नहीं, जितना गया वो ज्यादा है, जो आया वो कम है। आने वाले में मैंने क्या किया, लोन वाले पैसे को ऐड कर दिया है। तो जो लोन का पैसा, बोरोइंग का पैसा जो हम ऐड करते हैं, एक डेफिसिट है, और इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो आप एक शब्द में याद कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट दी बोरोइंग। सरकार ने अपना बजट पूरा करने के लिए जो लोन लिया, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। एक डेटा आपको इस साल का बताता हूं, 17 लाख करोड़ यहां डाला इस बार सरकार ने। सरकार कितना लोन लेने वाली है इस बार? इट इज मोर देन 17 लाख करोड़। तो बहुत सारा पैसा ऐसा है जो हम लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार के ऊपर प्रेशर रहता है कि सर ये आपने क्यों डाला है, ये तो बहुत पैसा है, इतना पैसा, इतना डेफिसिट क्यों है आपका, ये तो गड़बड़ है। तो सरकार ये कहती है कि नहीं देखो, इसमें ये आप, ये भी अगर आपको फिगर इतना दिख रहा है, इतना है नहीं। कहते भाई ऐसा क्यों आपको लग रहा है, इतना क्यों नहीं है? देखो सर, मेरे खर्चों में एक बहुत बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट पेड, और जो इंटरेस्ट पेड है ये तो पुरानी सरकारों ने लिया है, मैंने तो लिया नहीं है इंटरेस्ट पेड, ये तो पुरानी सरकारों ने मुझसे लोन लिया है ना। तो ये जो लोन लिया गया है पुरानी सरकारों के द्वारा,
ये मैं अपने खर्चे में क्यों दिखाऊं? और ये छोटा मोटा खर्चा है नहीं, ये तो 10 लाख करोड़ का है इस साल। तो भाई मेरा डेफिसिट थोड़ी है वो, ये तो पुरानी सरकारों का है। तो मैं जो डेफिसिट दिखाऊंगा तो उसमें इस पैसे को माइनस करूंगा, तो इस डेफिसिट को फिर बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाता है तो बचता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जैसे मैंने कहा इस साल ये कुछ 10 लाख करोड़ का है और इस साल ये कुछ 17 लाख करोड़ का है, तो टोटल प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा? कुछ 7 लाख करोड़ का आ जाएगा। वैसे वो 7 लाख करोड़ भी काफी है, बट इवन इवन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप समझिए हम बहुत सारा लोन ले रहे हैं, बहुत सारी लोन की ब्याज चुका रहे हैं। कौन कौन से डेफिसिट में हमने समझे? रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। पहले इन डेफिसिट्स को समझते हैं। इस बजट में आपको ये डेफिसिट जो है याद करने हैं, ठीक है? पहले फिगर समझते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है? इट इज 17,86,806 करोड़, 17 लाख से ज्यादा, कुछ 18 लाख के आसपास ही समझो। फिस्कल डेफिसिट है इसका। और भी मैंने क्या बताया, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा सरकार उधार ले रही है। तो कितना उधार लिया सरकार ने इस साल? इट इज 17,86,816 करोड़। बहुत सारा पैसा उधार लिया। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट है कुछ 8,70,000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सिर्फ रेवेन्यू वाले पार्ट में कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। मैं फिर से लेकर चलता हूं वहीं पर आपको। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब दिस माइनस दिस, सिर्फ रेवेन्यू पार्ट वाला। तो वो आप देखेंगे कितना है? इट इज अबाउट 9 लाख करोड़, मोटा मोटा 8,70,000 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमने कैसे निकाला था कि सरकार ने कहा कि भाई हम जो हमारे पास जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें जो हमने जो पैसा राज्यों को दिया है, स्टेट्स को दिया है, उसको माइनस कर देंगे। जब उसको माइनस किया तो कितना निकला? इट इज 4,99,000 करोड़, कुछ 5 लाख करोड़ के आसपास ये निकलता है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मैंने क्या बताया अभी अभी? आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो वीडियो में पीछे जाना पड़ेगा आपको। अगर पहली बार इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बजट आपने कभी नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा आपको यहां तक का वीडियो एक बार हो सकता है रिवीजन करके देखना पड़े। एक बार देख लो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है इस साल पुराने कर्जों का, उसको माइनस कर दो तो क्या निकल कर आता है? प्राइमरी डेफिसिट आता है। और प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 7,06,845, यानी कुछ 7 लाख करोड़ के आसपास। अब समझिए ये जो डेटा मैंने आपको बताया है 17 लाख करोड़, 18 लाख, ये कुछ आपको याद नहीं करना। याद क्या करना है वो भी समझ लीजिए जरा सा। देखो ऐसा है कि कोई भी 2 ईयर आप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक ईयर मैंने लिया, एक लिया मैंने 2011 और एक लिया 2020। ऐसे एक एक वेग ईयर लिया है मैंने, है ना? 2011 में मैंने जो लोन लिया, फिस्कल डेफिसिट हुआ, जो लोन लिया वो लिया 100 रुपए का, ठीक है? और 2020 में जो लोन लिया वो लिया 200 रुपए का। कौन सा ईयर अच्छा है? 2011 अच्छा है क्योंकि यहां लोन कम लिया गया है। 2020 में बहुत लोन लिया गया है तो ईयर खराब है। नहीं, पूरी स्टोरी समझिए। यहां पर जीडीपी कितनी है? जीडीपी मतलब देश की इनकम जीडीपी से निकालते हैं हम लोग, तो मोटे तौर पर देश की इनकम ही मान लो आप उसको अभी अभी के लिए फिलहाल। तो जीडीपी कितनी है? कितना प्रोडक्शन हुआ देश में? तो यहां पर प्रोडक्शन हुआ है 1,000 रुपए का। 2011 में प्रोडक्शन हुआ 1,000 रुपए का और 2020 में प्रोडक्शन हुआ है 3,000 रुपए का। अब बताइए कौन सा सिचुएशन अच्छी है? ध्यान से समझिए इस चीज को, ध्यान देख देख के समझिए इस बात को। देखिए अब देखिए, आप देखेंगे ये सिचुएशन अच्छी है क्योंकि देखिए यहां क्या हो रहा है। इन द ईयर 2011 क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1 रुपया हमने उधार लिया तो उसके एवज में हम जो है 10 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 1 रुपया उधार लिया, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? 10 रुपए का। और यहां क्या हो रहा है? यहां 1 रुपया उधार हमने लिया है तो उसके एवज में हम 1.5 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कैलकुलेशन करेंगे देखो यही आएगा। तो यहां 1 रुपया उधार लेके 10 रुपए बनाते हैं, सॉरी 15 रुपए, 1.5 को बोल रहा हूं, इट इज 15 रुपीज। तो यहां पर 1 रुपया उधार लेकर के 10 रुपए बनाते हैं और यहां पर 1 रुपया उधार लेके 15 रुपए का सामान बनाते हैं। कौन सा अच्छा है?
तो एब्सोल्यूट अगर फिगर पर हम चले गए तो हम गलत ट्रेन पकड़ लेंगे कि पिछली साल तो 16 लाख करोड़ था, इस साल 17 लाख करोड़ है, अरे यार बढ़ा दिया तुमने तो। लेकिन क्या जीडीपी उस रेशियो में बढ़ी या बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है? अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको कैसे देखें? हम इसको देखें परसेंटेज में कि भाई हम जो लोन ले रहे हैं वो जीडीपी का कितना परसेंट है। फिर तो डेटा समझ में आएगा ना हमको। तो जीडीपी का कितना परसेंट है वो आपको डेटा याद रखना है। तो देखिए जरा, ये देखिए, ये जो लोन आपने लिया है, फिस्कल डेफिसिट इस साल 5.9% ऑफ द जीडीपी रहने वाला। याद रखिएगा, यही डेटा आपको ना सिर्फ अपनी ऐसी राइटिंग में और बाकी आंसर राइटिंग में यूज करने हैं, बल्कि यही डेटा आपको याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इससे। 5.9% ऑफ द जीडीपी कितना है फिस्कल डेफिसिट इस बार? इट इज 5.9% ऑफ द जीडीपी। पिछले साल से थोड़ा सा कम है, अभी आता हूं मैं। रेवेन्यू डेफिसिट कितना? इट इज 2.9% ऑफ द जीडीपी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट 2.3% ऑफ जीडीपी। ओके, अच्छा अब समझिए ये ट्रेंड कैसा रहा है अब तक। डेफिसिट्स की जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है। ये सारी चीजें ना मैंने बजट से कॉपी पेस्ट की हैं। ये चार्ट वगैरह सब मैंने वहीं से लिए हैं। आप भी वेबसाइट पे जाकर के इसको पूरी चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट उसकी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर साल पढ़ना होता है आपको ये, है ना। देखो चारों डेफिसिट्स में दे रखे हैं। फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है उसको समझो। 2013-14 में फिस्कल डेफिसिट था 4.5% ऑफ जीडीपी, वो भी हायर साइड पे था। लेकिन उसके बाद लगातार हर साल नीचे आ रहा था। 4.1% हुआ, 3.9%, 3.5, 3.5, 3.4, 3.4% तक आ गया फिस्कल डेफिसिट। और सारे ही डेफिसिट आप देखें तो मोर और लेस डाउन से ही हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद आ गया एक तगड़ा जंप, क्योंकि क्या आ गया? कोविड आ गया। और कोविड के समय में देखिए 9.2% ऑफ द जीडीपी पहुंचा। हिंदुस्तान की जो इस समय इकोनॉमी है, या मैं कहूँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी है, उस पर कोविड का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये भी एक कारण है कि चीजें थोड़ी खराब हैं। नाउ 9.2% ऑफ द जीडीपी इज वेरी हाई। इसको तो कम करना ही पड़ेगा। लेकिन खैर उस समय कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, करना ही था। लोग कमा नहीं रहे थे, जीडीपी बढ़ नहीं रही थी, खर्चा बढ़ रहा है। लोग कमा नहीं रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं जा रहा, खर्चा बढ़ रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ही था। लेकिन उसके बाद बजट एस्टिमेट 2021-22 में ये 6.7 पे आ गया। और 22 से पिछले साल के जो रिवाइज एस्टिमेट हैं वो 6.4% है। मतलब पिछले साल कम हुआ, उससे पिछले साल भी कम हुआ था, और इस साल और कम हुआ है। आप देखें अभी कितना है? 5.9% ऑफ द जीडीपी है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। आई मीन ज्यादा तो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आने वाले सालों में इसको और कम करना है। फिस्कल डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी का एक दर्पण होता है, मिरर होता है। दूसरे देश जब किसी देश को देखते हैं तो देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का क्या हाल है। अगर वो देखेंगे ना कि ये तो 7%, 8% चल रहा है, तो कहेंगे अरे ये वहाँ की इकोनॉमी तो गड़बड़ है। इसको हमको लेकर आना है 3% पर। एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट है एक, 3% पर इसको हमको जल्दी से जल्दी लेकर आना है। सारे ही जो जितने जितने भी डेफिसिट है उन सब का ट्रेंड आप देखेंगे मोर और लेस सेम है। फिस्कल डेफिसिट पर आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है, फिस्कल डेफिसिट पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है जी, चलिए कुछ और बातें करते हैं बजट के बारे में। तो इस साल के बजट में कहां कहां से कितनी कितनी कमाई की सरकार करेगी, मतलब की से मेरा मतलब है कहां कहां से कितनी कमाई करेगी। इट इज द प्लानिंग ओनली ना, कहां कहां से कितनी कमाई करेगी, कहां कहां कितना खर्चा करेगी, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको ना एक 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 इसको पाई चार्ट के रूप में सरकार ने दिखाया है। तो ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ये तो प्रीवियस ईयर का है, खाली बड़े वाले को देखते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, बड़े वाले को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको बेटर नजर आए। तो इस साल की कमाई कितनी होनी है सर? देखिए सर, टोटल जो इनकम है इस साल के बजट की, उसमें से 34% इनकम लोन से आएगी। 100 रुपए कमाएंगे हम तो 34 रुपए उसमें से लोन से कमाएंगे। ये सबसे बड़ा किसका है कंपोनेंट? लोन का है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद इट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से ठीक ठाक पैसा आएगा। उसके बाद इट इज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स, निगम कॉर्पोरेट टैक्स जानते हैं ना। कॉर्पोरेट टैक्स देखो, इनकम टैक्स क्या होता है? जो इंडिविजुअल देता है, जो मैं जो टैक्स दे रहा हूं, मैंने जो कमाया साल में उस पर जो टैक्स दे रहा हूं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और एक 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 कंपनी जो टैक्स देती है उसको बोलते हैं
कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से काफ़ी पैसा सरकार कमाती रही है। तो अभी हमने देखा कॉर्पोरेट टैक्स से ठीक ठाक पैसा आएगा, इनकम टैक्स से ठीक ठाक पैसा आएगा, बाकी उसके अलावा बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भी ठीक ठाक पैसा आने वाला है। अभी सबसे बड़ा कंपोनेंट तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही है। आप देखेंगे टैक्सेस में जो कमाई हो रही है वो 17% कमाई हो रही है जीएसटी से। तो टैक्स का अगर आप क्रम बनाएं, सबसे पहले जीएसटी से कमाई करेंगे, दूसरे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स से कमाई करेंगे, तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स से कमाई करेंगे। ये तीन तो आप याद रख ही लीजिएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि देखिए लोन बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं खर्चे कहाँ कहाँ होंगे। ये भी देखिए, यहाँ भी छोटा वाला ये पिछले साल का है, बड़ा वाला इस साल का। इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, हमारे हाथ में है, आपको और क्लियर नजर आएगा। देखिए सर, खर्चे कहाँ होंगे, सरकार ने इतना पैसा कमा तो लिया, खर्चा कहाँ होगा। तो देखिए सर, फिर से देखिए, सबसे बड़ा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार ने 20% पैसा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही। कौन सा इंटरेस्ट? आजादी के बाद से लगातार जो हम हर साल लोन लेते चले आते हैं उसका इंटरेस्ट है 20% सर। बहुत है। तब यार हम कुछ ऐसा पैसा कमा रहे हैं, जो लोन लेते हैं, अब वो कंडीशन आ गई कि जो लोन ले रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा पुराने लोन्स की इंटरेस्ट देने में जा रहा है। फिर समझिए, इस साल मैंने 17 लाख करोड़ का लोन ले रहा हूं, सॉरी, इस साल मैं 17 लाख करोड़ का लोन ले रहा हूं और 10 लाख करोड़ पुराने लोन्स की इंटरेस्ट दे रहा हूं। इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। कुछ करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, बट सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बट अगेन, कल्याणकारी योजनाएं और जो रेवड़ी कल्चर जो आजकल आप खबरों में देख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा जरूरी है। कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या रेवड़ी है। रेवड़ी समझ गए ना, फालतू में पैसा दे रहे हैं ताकि सरकार हमको, जनता हमको चुने अगली बार। कहीं ऐसे वहां तो पैसा ज्यादा नहीं जा रहा है। अभी इसको, ये बड़ी थिन लाइन है, अभी सरकारों को समझना है। हमारा काम है स्टडी करना, तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई करना। तो देखिए, सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। दूसरा जो पैसा जा रहा है वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगे उसमें से कितना पैसा राज्यों को जा रहा है। तो आप देखिए 18% राज्यों को पैसा जा रहा है। सरकार के पास जो पैसा आएगा उसमें सबसे बड़ा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा पैसा राज्यों को दिया गया, स्टेट्स को दिया गया, तीसरा पैसा देखिए डिफेंस एंड सब्सिडी। तीसरा पैसा कहां जा रहा है? डिफेंस एंड सब्सिडीज पर जा रहा है। तो ये मेन कंपोनेंट है इस बार के खर्चे के। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ये ट्रेंड की बात हो गई। जो रिसिप्ट वगैरह हैं, ठीक है, ये हमने बातें करी ली, आपको मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया है। ये खर्चे के कंपोनेंट का एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। ये आपका बजट की रूपरेखा है, इट इज दी बजट प्रोफाइल कि बजट एक्चुअली है कैसा। तो आप देखेंगे बजट का टोटल साइज कितना है, ये जरूर याद रखिएगा इस बार। बजट का साइज कितना है? इट इज 45.03 लाख करोड़। कितना साइज है? 45.03 lakhs of crore is it is the size of the budget of the 2023-24। कहां से कितना पैसा आएगा, अगेन वही चार्ट दोबारा से बना रखा है जो मैंने अभी तक आपको डिस्कशन किया, और कहां कितना पैसा जाएगा ये चार्ट बना रखा है। ओके, ये तो रही वो बात जिससे कि हम ये समझेंगे कि किस तरह से सरकार ने बजट एलोकेशन किया, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। अब ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि इसके अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में जो मैं कल डालूंगा, हम ये देखेंगे इस साल मेन अनाउंसमेंट क्या है। वहां से भी सीधे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए। वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो मैं कहूंगा कि जो 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 फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो आपको कल वाले लेक्चर से मिलेंगे। तो कल हम इस बजट को आगे बढ़ाएंगे और कल के बाद इस बजट को खत्म कर देंगे। तो 2 दिन में इस बजट को हम खत्म करेंगे। और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, क्योंकि बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक सर्वे के साथ भी आ रहे हैं। सारी बातें इकोनॉमिक सर्वे की भी आपको बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।